हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस विज्ञान एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 15 है। ये एकदम रियल पेपर जैसे प्रश्नों का सेट होता है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा टारगेट होता है 20 आउट ऑफ 20। पार्ट नंबर 14 तक अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मध्य प्रदेश वन रक्षक के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ठीक है, आपको क्वेश्चन देखकर ही लेवल का पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है मोल लता की इकाई है। एक मोल लता होता है फ्रेंड्स, एक मोलरता होता है। ठीक है, मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोल लता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए मोल रता बराबर होता है फ्रेंड्स मोल अपान विलायक को आपको हमेशा लीटर में लेना है। ठीक है, तो मोल अपान लीटर हो जाएगा मोल रता का मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मोल लता बराबर होता है, इसमें मोल तो ऊपर रहेगा ही फ्रेंड्स। ठीक है, और नीचे विलायक जो होता है उसको हमेशा केजी में लिया जाता है। ठीक है, तो मोल प्रति केजी देखिए किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर आपसे मोल रता के बारे में पूछा जाएगा या मोल रता का इकाई पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, मोल अपान लीटर होता है। ठीक है, मीन्स बोले तो मोल रता में मोल होता है और विलायक को हमेशा लीटर में लिया जाता है। ठीक है, अणुओं की संख्या और विलायक को हमेशा लीटर में लिया जाता है। ठीक है, लेकिन मोल लता में विलायक को हमेशा किस में लिया जाता है, केजी में लिया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रबर की वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको यही मिल गया फ्रेंड्स कि रबर के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए रबर के वल्कनीकरण में फ्रेंड्स जो सल्फर का प्रयोग किया जाता है वो 5% किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उनके नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या है। पूछा जा रहा है कि उनके नाभिक में न्यूक्लियॉन कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये एक परमाणु है। ठीक है, अब परमाणु के केंद्र में क्या होता है फ्रेंड्स, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ठीक है, और इसके बाहरी ओर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो न्यूक्लियॉन होता है वो द्रव्यमान संख्या को ही बोला जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जो केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं उन्हें ही न्यूक्लियॉन बोला जाता है। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर में बोले तो परमाणु के केंद्र में कौन कौन उपस्थित होते हैं, आप बोलेंगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं के योग को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या को ही न्यूक्लियॉन बोला जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 36 दिया है, तो आपका न्यूक्लियॉन भी कितना हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला कथन दिया है कि यकृत बाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, यकृत पित्त स्त्रावित करता है, यकृत लाल भूरे रंग का होता है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए गलत कथन हमको छांटना है फ्रेंड्स इसमें से, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये तो सही है। ठीक है, यकृत लाल भूरे रंग का होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। यकृत पित्त स्त्रावित करता है और पित्ताशय में जमा होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर ए जो दिया है फ्रेंड्स, यकृत बाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, बाईं ओर नहीं होता है फ्रेंड्स, यकृत दाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्सा में स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा आंसर। बोले तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए गलत था, इसलिए हमको गलत छांटने के लिए बोला गया था। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में रखता हूँ, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप सभी लोग परिचित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, आपके आंसर का मैं वेट करूँगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि टू एम्पायर क्लासिफिकेशन किसने दिया था। आप यहाँ पास लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, ऐसे एग्जामिनर लगा देगा ऐसे, क्यों,
ये टू एम्पायर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टू एम्पायर क्लासिफिकेशन जो था फ्रेंड्स, किसने दिया था? चैटन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। R H व्हिटेकर ने जंतुओं को कितने जगत में बांटा? 5 जगत में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? कैल्शियम चतुर्थ आवर्त में, ये सही उपस्थित होता है फ्रेंड्स, चतुर्थ आवर्त में ही कैल्शियम। एल्यूमिनियम दूसरा आवर्त में, एल्यूमिनियम दूसरे आवर्त में नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नियान दूसरा आवर्त में, हाँ सही है, हीलियम नियान। रेडियम 7वें आवर्त में, ये भी सही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है आपका दूसरा आवर्त में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के नाइडेरिया संघ के अंतर्गत आता है? अब देखिए फ्रेंड्स, जो संघ सिलेंट्रेटा होता है ना, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? नाइडेरिया। तो देखिए इसमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी कोरल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स कि समुद्री आर्चिन किस संघ के अंतर्गत आता है, तो आप बोलेंगे इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। घोंघा किस संघ के अंतर्गत आता है? मोलस्का। केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? एनेलिडा। इनका सभी का एग्जाम्पल आप लिख लेंगे फ्रेंड्स और ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है। आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि यम कोश में कौन कौन से उपकोष होते हैं? अब देखिए कोष कितने होते हैं? आप बोलेंगे सर के, एल, एम और एन, 4 कोष होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनको अगर मैं बनाऊं आकार में या स्ट्रक्चर इनका बनाऊं, तो देखिए पहले के सेल आएगा, फिर एल सेल, फिर एम सेल, ठीक है। एम सेल के बाद कौन सा सेल आएगा? एन सेल, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पास एम सेल में कितने उपकोष होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो के सेल होता है उसमें सिर्फ एक उपकोष पाया जाता है, एस, ठीक है। एल सेल में एस और पी दोनों उपकोष पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए के एल, एम सेल में एस, पी और डी उपकोष पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो लास्ट बचा फ्रेंड्स एन सेल में, उसमें एस, पी, डी, एफ चारों उपकोष पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे यम कोष में पूछा जा रहा है, तो यम कोष में कौन कौन सा उपकोष पाया जाता है? एस, पी, डी। देखिए किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है, एस, पी एंड डी। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निक्टोलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? पहली बात तो आपको निक्टोलोपिया ही पता नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए जो निक्टोलोपिया होता है रतौंधी का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन में सम्मिलित हैं। अब देखिए जो हाइड्रोजन होते हैं फ्रेंड्स, उस समूह के कौन कौन से तत्व होते हैं? देखिए पहले होता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है, ठीक है। फिर कौन सा होता है? इंस्टेटाइन होता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंस्टेटाइन, ओके। अब देखिए यहाँ जो ये तत्व होते हैं फ्रेंड्स, इसमें से 2 गैस होते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। और जो ब्रोमीन होता है यह एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड हो जाएगा। बाकी आयोडीन, इंस्टेटाइन ये दोनों ठोस होते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस, किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स? 2 गैस, 1 तरल, 2 ठोस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ओके। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन समूह में कितने तरल होते हैं, तो आपको बता देना है एक जो होता है ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है, ठीक है। आयोडीन का कितना होता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, इंस्टेटाइन का लिखना है, क्लोरीन का लिखना है एंड फ्लोरीन का लिखना है। सभी का एटॉमिक नंबर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ओके। एक तो मैं बता दिया हूँ, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आइडिया पता होगा तो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिना केंद्र बोले तो बिना केंद्रक और कोशिकांग वाले जीव खाली स्थान से संबंधित है। कवक, प्रोटिस्टा, शैवाल, जीवाणु। तो देखिए फ्रेंड्स R H व्हिटेकर के द्वारा जो जंतु जगत को क्लासिफिकेशन किया गया था वो 5 भागों में किया गया था, ठीक है। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट
एनिमलिया, ठीक है। तो जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं जो जंतु फ्रेंड्स, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और इधर से बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ मोनेरा और प्रोटिस्टा में केवल एक कोशिकी जंतु होते हैं फ्रेंड्स, बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में बहुकोशिकी होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस भी याद रखेंगे आप। तीसरा डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उनमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गल्जिकाय हो गया, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या मैं बोला फ्रेंड्स कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकांग में कोशिका में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, अपवाद है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में राइबोसोम जरूर पाया जाता है, ठीक है। मीन्स आप ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आप प्रोटिस्टा बोले तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम के अलावा और कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम ये कह सकते हैं कि बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव किस में आएंगे? आप बोले सर मोनेरा जगत में आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ आती है फ्रेंड्स कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जंतु आते हैं, तब ना हम इसका आंसर बता पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया और आर्किया दोनों आते हैं फ्रेंड्स। सिंपल दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बैक्टीरिया और आर्किया। तो देखिए बिना केंद्रक और कोशिकांग वाले जीव खाली स्थान से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा था फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा आपसे यही उम्मीद होती है, ठीक है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ओके। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, तभी आपको इस तरह के पार्ट वाइज वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है।